हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप समस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है माँ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपर सीरीज, जो माँ क्लासेस टॉपर सीरीज लाई है, उसका फर्स्ट वीडियो है बाबू। आप लोग टॉपर सीरीज में बने रहिएगा तो किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आज के हम लोग वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे बाबू। जो जो 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तय किया गया है, वो सारे प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। उससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा बाबू। और जो 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया गया है, वो सारे 100 सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिएगा, तो उससे भी कुछ बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग माँ क्लासेस पर जो टॉपर सीरीज चल रही है, आप उसमें लगातार बने रहिए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, टॉपर भी आप पढ़कर उससे अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं। तो ठीक है, देर न करते हुए हम फर्स्ट प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत के कारण है बाबू। तो सूर्य तथा तारों में विशाल ऊर्जा के स्रोत के कारण है बाबू नाभिकीय संलयन, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन अक्रिय चलता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? सूर्य में क्या होता है, कौन सा क्रिया होता है बाबू? नाभिकीय संलयन, जिसके कारण ऊर्जा, और तारों में भी वही होता है, नाभिकीय संलयन ना। एक नाभिकीय विखंडन होता है बाबू। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, जो हाइड्रोजन बम पर आधारित होता है बाबू। तो क्या होता है? हाइड्रोजन बम पर आधारित होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है बाबू? दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आप लोगों को मालूम चाहिए, लेकिन देखिए ऑप्शन में सब कुछ डिसमिस है। तो आपको बताते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है बाबू 1/u प्लस 1/v बराबर होता है बाबू 1/f होता है ना। यू बोले तो फोकस वाले वस्तु का दूरी होता है, v होता है प्रतिबिंब का दूरी, और f होता है फोकस दूरी। ये ध्यान रखना है, तीनों सेम होता है बाबू। केवल यहाँ पर चीन जो होता है इसका अंतर होता है, केवल चीन का अंतर होता है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है, और जो लेंस होता है, लेंस सूत्र, उसमें माइनस होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। बस यही याद रखना है। एग्जाम में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जो होता है शक्ति होता है 1/में बाबू एफ है ना। 1/में क्या होता है? एफ होता है। जब मीटर में रहेगा तब, कब? जब मीटर में रहेगा तब। ये भी पूछ लेता है ना। एक बार और पूछा गया प्रश्न था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होता है बाबू? जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है बाबू 2f होता है ना। क्या होता है? r बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। रिलेशन बाबू हमेशा पूछता है, ये वाला जो रिलेशन है हमेशा पूछता है। कभी दर्पण सूत्र पूछेगा तो कभी लेंस सूत्र, कभी p बराबर 1/f मीटर के रूप में पूछता है, और ये तो हमेशा पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो कभी 2f बराबर r पूछता है, रहेगा ऑप्शन में, चाहे f बराबर r/2 रहेगा। तो जो भी आप लोग को ऑप्शन में दिखे, इससे प्रश्न बने, तो आप लोग परीक्षा में अच्छा से मतलब ऑप्शन को टिक कीजिएगा, सोच समझकर। परीक्षा में सोच समझकर ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा, ताकि प्रश्न गलती ना हो बाबू। वैसे ही प्रश्न को आप लोगों को टिक करना है। 80 प्रश्न में से वैसे ही प्रश्न को आप लोगों को टिक लगाना है, भर के आना है, जो आप लोग प्रश्न को जान रहे हैं। आप लोग को 80 को प्रश्न पूछा जाएगा बाबू, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्न करना होता है ना। तो ठीक है, देखिए बाबू, प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जंगलों में टिंडल प्रभाव देखा जाता है बाबू। जिस तरह से माटी के घर में देखिएगा तो आप लोग प्रकाश आता है, उसमें से छोटे छोटे कण दिखाता है, वही बाबू टिंडल प्रभाव है। वही टिंडल प्रभाव है। आप यदि ऑप्शन में दूध रहता है तो दूध में भी टिंडल प्रभाव होता है, पनीर का जो पानी होता है उसमें वो टिंडल प्रभाव होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ जंगल है, जंगल बिल्कुल सही है, इसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। क्योंकि जंगल जो होते हैं बाबू काफी घने होते हैं। क्या होते हैं? काफी घने। जब सूर्य के प्रकाश आता है तो पत्ती के द्वारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, और पानी के द्वारा टिंडल प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, जंगलों में देखा जा सकता है। देखिए प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये वो पूछा गया प्रश्न है, जो तारे टिमटिमाते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं बाबू। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, अपवर्तन के सिद्धांत पर बाबू। जो अपवर्तन के सिद्धांत पर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सब घटना होता है, जिससे लगता है कि तारे क्या है? टिमटिमा रहा है। क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा है। सूर्य जब उगता है तो आपको मतलब कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। मतलब सूर्य जब उदय होता है, चाहे सूर्यास्त होता है, तो सूर्य रक्ताप प्रतीत होना, मतलब थोड़ा, मतलब अभी सूर्य उगा हुआ नहीं रहता है, तब भी लगता है कि सूर्य मतलब निकल चुके हैं। वो सब किसके कारण होता है बाबू? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है। जो कुछ भी प्रतीत होता है, जैसे कि पानी में मुड़ी छड़ी का प्रतीत होना, है ना, चाहे मछली जो होती है थोड़ी सी मतलब ऊपर उठी प्रतीत होती है, जो प्रतीत होती है, प्रतीत का क्वेश्चन दिखे
तो आप लोग को टिक करना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के व्याख्या के सिद्धांत के कारण होता है बाबू। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब आप लोगों के पास बहुत शेष कम समय रह गया है, तो केवल आप प्रश्न टू प्रश्न बात करेंगे बाबू। नहीं तो ज्यादा हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम समय है। तो आप लोग जितना हो सके ज्यादा प्रश्न को करिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रश्न मतलब नया नहीं लगे कि सब प्रश्न हम देख कर आए हुए हैं। देखिए प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है बाबू। जो रेटिना पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है बाबू। जो हम लोग के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है बाबू? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दिमाग क्या करता है? उसे सीधा करके दिखाता है, लेकिन जो प्रतिबिंब हम लोग रेटिना पर बनता है दृष्टिपटल, उसी को बोलते हैं दृष्टिपटल, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है बाबू। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आंख में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बाबू? आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंख में हम लोग का कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि खतरे का संकेत का रंग, खतरे का संकेत का प्रकाश का रंग किस प्रकार होता है? मतलब जो खतरे का रंग होता है वो किस प्रकार होता है बाबू? खतरे का जो संकेत का रंग होता है वो लाल होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाल। खतरे का संकेत लाल होता है। अब लाल क्यों होता है? हम लोग जो हम थ्योरी की क्लास पढ़ाते हैं उस क्लास को आप लोग कर लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। अपने भाई जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी जाने वाले हैं, उसको बोल दीजिएगा तो मेरा थ्योरी के क्लास हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं आप लोग को एग्जाम को देखते हुए, नहीं तो हम बहुत कुछ बजाते हैं। देखिए जो खतरे का संकेत लाल बना जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य लाल का बहुत ज्यादा होता है बाबू। लाल का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, 8900 होता है। कितना बाबू? 8900 एंगस्ट्रॉम होता है बाबू, 8900। इसलिए इसका जो विचलन होता है बहुत कम होता है। जो इसका विचलन होता है बहुत कम होता है, लेकिन जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका विचलन बहुत कम होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए खतरे का संकेत जो होता है क्या होता है? लाल रंग का होता है। आप लोग रेलवे पे देखिएगा, चाहे जहां कहीं भी खतरे का जो संकेत होता है वो रेड कलर का ही होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। देखिए प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बाबू। जब लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है, तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है, चाहे आप लोग लाइन में धराइएगा, उसमें क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है ना, धारा का मान बढ़ जाता है। ये भी बाबू पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बाबू लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 1/में मीटर। कहीं कहीं भी मीटर इनवर्स भी लिखा रहता है बाबू। जब एम जो मीटर है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, इनवर्स। तो कहीं कहीं मीटर इनवर्स भी लिखा रहता है, वो भी सही है। चाहे 1/मीटर, वो भी सही है। ये सब एसआई मात्रक है। क्या है बाबू? ये सब क्या है? एसआई मात्रक है ना। और वही एसआई मात्रक व्यवहारिक मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है बाबू? क्या होता है? व्यवहारिक मात्रक होता है डायोप्टर और एसआई मात्रक होता है 1/मीटर या मीटर इनवर्स। बाबू ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल प्रश्न टू प्रश्न बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत शेष कम समय रह गया। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने किया था बाबू? फ्राइडे ने। फ्राइडे ने। किसने? फ्राइडे ने। फ्राइडे ने बहुत सही है। जो फ्राइडे नंबर ऑप्शन, फ्राइडे में जो ऑप्शन है बी में है, जो फ्राइडे, वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी में फ्राइडे दिख रहा है आप लोगों को, वो बिल्कुल सही है। कभी कभी पूछता है कि विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की खोज कब किए थे बाबू? तो आपको बता दें कि 1831 में कब किए थे? कब किए थे बाबू? 1831 में किए थे। कब किए थे? 1831 में। पूरा डेट भी पूछ ले तो 29 अगस्त था बाबू। क्या था? 29 अगस्त था। क्या था? ए 29 अगस्त 1831 का खोज किसने किया था? फ्राइडे ने, विद्युत चुंबकीय की प्रेरण। देखिए प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ना, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। कितना होता है बाबू? 3.6 × 10⁻6 जूल ना, एक ऊर्जा का मात्रा में जूल होता है ना। एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? कितना वाट होता है? वही पूछता है। 746 वाट होता है। कितना था बाबू? 746 वाट होता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।
अच्छा 1 किलोवाट घंटा पूछेगा तो 3.6 10 के पावर 6 जूल ना। और मात्रक जे मैंने ऊर्जा, ऊर्जा दिखेगा मात्रक, मात्रक में भी कहीं कहीं मिस्टेक दिया रहता है, तो मात्रक भी आप लोग देख कर टिक करना है उसका मात्रक ऊर्जा का मात्रक है कि नहीं, क्योंकि जब भी किलोवाट घंटा पूछे चाहे किलोवाट पूछे तो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है बाबू। ये सब व्यवहारिक मात्रक है। देखिए प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है बाबू। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय की प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय की प्रेरण पर। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय की प्रेरण पर। इसके सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय की प्रेरण पर, इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सारे जो करा रहे हैं बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो टॉपर सीरीज में कराया जाएगा प्रश्न, आप लोग कर लीजिएगा तो एग्जाम में उस सारे प्रश्न से, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उससे कुछ बाहर नहीं आएगा बाबू, कुछ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वैसे वैसे प्रश्न को कराया जा रहा है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 10th का जो एग्जाम होता है बाबू ज्यादा भास्ट नहीं होता है, लड़का डर जाता है। इतना जो समय है आप लोगों के पास, 1 माह का जो समय है वो बहुत कम समय नहीं बाबू, बहुत ज्यादा समय है। आप लोग पढ़ लीजिएगा उतने समय में, तो उतने समय में भी कुछ कर दिखाइएगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों के पास बहुत कम समय है। कि मानव नेत्र में, मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में ऑप्शन कौन सा पूछा बाबू, तो मानव नेत्र में देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, पीछे बताए थे मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है बाबू, उत्तल लेंस। तो वो मानव नेत्र में होता है तो उत्तल लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कौन, उत्तल लेंस। हम लोग की आंखों में कौन सा लेंस होता है बाबू, उत्तल लेंस है ना। चलिए यहाँ पर फिजिक्स का प्रश्न अब खत्म हुआ और केमिस्ट्री का प्रश्न बाबू शुरू हो गया। जिस तरह से फिजिक्स का प्रश्न खत्म हुआ और केमिस्ट्री का, उसी तरह से फिर बायो कराएगा ना बाबू। इससे वो कुछ नहीं बाहर आएगा, हम सिस्टमेटिक एकदम सिस्टम से सारे प्रश्न को करा रहे हैं बाबू, हर एक चैप्टर से प्रश्न को लाए हुए हैं। देखिए प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में के सुर के कितने कितने सुर होते हैं बाबू, भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर होते हैं ना। तो जो अष्टक नियम था, न्यूटन का जो अष्टक नियम था वो कितने था, 8 था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है बाबू। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम करा रहे हैं बाबू, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जो संगीत का सुर होता है सारे गामा पदा निशा, जो संगीत का सुर होता है सारे गामा पदा निशा, वो कितना होता है, 8 होता है। उसी सारे गामा पदा निशा के आधार पर न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिए थे। क्या किए थे, अष्टक नियम दिए थे। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर होते हैं बाबू, तो 8 गो सुर होते हैं ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री का प्रश्न बाबू शुरू हो रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बायोलॉजी का भी प्रश्न कराना। वो प्रश्न है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन कौन सा, जो ऑप्शन नंबर बाबू डी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। CH3COOH दुर्बल अम्ल है बाबू, CH3COOH दुर्बल अम्ल है। जो बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये बहुत सब प्रबल अम्ल होते हैं। हम बताए थे, जो पढ़ा रहे थे पीछे वीडियो में, तो इसका ट्रिक बताए थे हंसना। आप लोगों को याद होगा, जो मेरे से पढ़ा होगा उसको याद होगा हंसना। ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, ना से नाइट्रिक अम्ल बताए थे बाबू। यही जो क्या था, ट्रिक था। किसका ट्रिक था, प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल कितने होते हैं, 3 होते हैं बाबू। जो ऑप्शन दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बाकी जो CH3COOH है, एस्ट्रिक अम्ल, क्या है बाबू, जो सिरकम होता है वो क्या है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल है ना। देखिए प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है बाबू। परीक्षा में तत्व पूछ लेते, कम से कम आप लोगों को 20 तक याद रखना है। कम से कम आप लोग 20 तक तत्व का नाम, उसका परमाणु संख्या, परमाणु भर सब याद रखिए, उसका संकेत भी याद रखिए, क्योंकि पूछ लेता है। देखिए इस तरह से परमाणु, पोटेशियम को पूछा, पोटेशियम का इसमें से ऑप्शन में कोई सही नहीं है बाबू। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या इसमें कोई नहीं सही है। पोटेशियम का परमाणु संख्या फिर होता कितना है बाबू, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, इसका संकेत क्या होता है। और परमाणु भर कितना होता है बाबू, 40 होता है। कितना होता है, 40। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं 19 40 है ना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। परमाणु संख्या नीचे रहता है, परमाणु भार ऊपर रहता है। उसी तरह से कैल्शियम का 20 होता है, 20 40 होता है। आर्गन का 18 40 होता है। क्लोरीन का 17 35 होता है, 35.5 होता है। इसे तो 35.5 होता है क्लोरीन, जिसका संकेत Cl होता है बाबू। आप लोग याद रखिएगा। सोडियम का Na होता है, उसका परमाणु संख्या 11 और परमाणु भर कितना होता है बाबू, कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। आप लोग कम से कम 20 तक याद रखिए। आप लोग कम से कम 10th में पढ़ रहे हैं तो 20 तक याद रखिए। परीक्षा में पूछ लेते आप लोग, मतलब ऐसा ना लगे कि छोड़ के आए। कम से कम जा रहे हैं तो उससे पहले, जाने से पहले आप लोग 20 तक याद रखिए ना। प्रश्न है कि निम्न में कौन बायोगैस बाबू, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि बायोगैस कौन है। तो बायोगैस बाबू जो मीथेन है, क्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में मीथेन दिख रहा है वो बायोगैस है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, मीथेन।
मीथेन CH4 क्या होता है बाबू, CH4 ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ये हाइड्रोकार्बन है, जो क्या है बायोगैस है, जो क्या है बायोगैस। ये भी बाबू पूछा गया प्रश्न है, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रश्न है बाबू, हमेशा पूछता है। जो टॉपर सीट में कराया जा रहा है बाबू कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मतलब 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 100 सब्जेक्टिव प्रश्न कराया जा रहा है टॉपर सीट के द्वारा, आप लोग कर लीजिएगा, मैथ्स में कर लीजिएगा, साइंस में कर लीजिएगा, हिंदी में, एसएसटी में, तो आप लोगों को ऐसा प्रश्न एक भी नहीं नजर आएगा एग्जाम में जो कि आप लोग प्रश्न को देखे हुए नहीं है, जो इस वीडियो से फंसेगा नहीं बाबू। सारा प्रश्न इस वीडियो से फंसेगा। टॉपर सीरीज आप लोग 1 महीना तक कर लीजिएगा, ये 15 तक चलेगा बाबू, फरवरी में आप लोगों को 15 तक चलेगा। एग्जाम से 2 दिन पहले ये वीडियो बंद हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को 17 से पेपर होगा, 17 से 18 से 19 से, तो जिसका पेपर 17 तारीख का जिस चीज का होगा उसका ही प्रश्न कराया जाएगा। संभावना वाला प्रश्न आप लोग वैसा प्रश्न मतलब जो कि एग्जाम में कल सुबह आप लोगों को दिखने को मिले, तो आप लोग मतलब जो कि आप लोग टॉपर सीट कर लीजिएगा तो किसी प्रकार का बाबू आप लोग टॉपर सीट में कर लीजिएगा सारे प्रश्न को, तो किसी प्रकार का आप लोगों को परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो सारे यूट्यूब पर आप लोग करा रहे हैं सर लोग, लेकिन हम लोगों का वैसा प्रश्न को करा रहे हैं हम लोग जो कि एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है बाबू, वैसे प्रश्न को करा रहे हैं। तो आप लोग वैसे नहीं कि फालतू प्रश्न जो कि एग्जाम में मतलब आप लोग को समय को देखते हुए ऐसे प्रश्न को सेट किया गया, जो कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसके लिए भी आप लोग कर लीजिएगा। कम टाइम में ज्यादा नंबर लाने की चांस है बाबू, क्योंकि आप लोग के पास शेष समय बहुत कम रह गया है। तो हम देख रहे हैं कि केवल प्रश्न टू प्रश्न बात कर रहे हैं, ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए मीथेन, इसको कभी कभी बायोगैस ना पूछकर मार्क्स गैस के नाम से पूछ देता है। तो मीथेन का भी अन्य नाम क्या है, मार्क्स गैस, इसी को बोलते हैं ना बाबू, क्या बोलते हैं, बायोगैस, मार्क्स गैस, इसी को बोलते हैं। जो भैंस होती है, जो भैंस गाय होती है, जुगाली करती है, तो कौन सा गैस निकलता है, यही निकलता है मीथेन। कौन निकलता है, मीथेन। एडमिट कार्ड आ चुका है जो कि आप लोग को स्कूल द्वारा मिलेगा। अब एडमिट कार्ड जो स्कूल द्वारा मिलेगा उस पर सेंटर आप लोग रहेगा, तो सेंटर एक बार जाकर आप लोग घूम लीजिए। आप लोगों का सेंटर काफी दूर दूर दे रहा है बाबू, आप लोगों का सेंटर काफी दूर दूर दे रहा है, इसलिए आप लोग जाकर सेंटर एक बार जरूर घूम लीजिए ताकि एग्जाम देने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जो लोग को ज्यादा दूर लग रहा है आप लोग कॉलेज के अगल बगल ही आप लोग रूम ले लीजिए, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में छूटने की संभावना कम रहता है बाबू। एग्जाम छूट जाएगा इसका जिम्मेवार सरकार नहीं होगा, इसका जिम्मेवार सरकार नहीं होगा, इसलिए आप लोग खुद अपना व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आप लोग को सारा पढ़ा हुआ सब खत्म हो जाएगा बाबू, सब खत्म हो जाएगा ना। आप लोग जो सोच रहे हैं कि रेगुलर से एग्जाम दें तो रेगुलर से फिर नहीं हो पाएगा है ना, तो आप लोग खुद अपना जाके व्यवस्था पहले कर लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि कार्बन क्या है बाबू, प्रश्न है कि कार्बन क्या है, इसलिए मैं बोल रहे थे कि आप लोग कम से कम 20 तत्व का नाम याद रखिए। तो कार्बन जो है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है बाबू, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है वह एक अधातु है। क्या है, अधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, अधातु। कार्बन अधातु है ना। कार्बन का जो अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट ना, ऐसे देखो C60 होता है, बैडमिंटन फ्लोरीन जिसे बोला जाता है C60 ना, कार्बन का ही सब अपरूप है बाबू ना, कार्बन का अपरूप। अधिकतर देखिए, अधिकतर तो जिसके इलेक्ट्रॉनिक गैस निकालते हैं, 9th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक गैस निकालते हैं, तो जिसके अंत में 1 और 2 और 3 आता है बाबू, वो अधिकतर धातु होता है। क्या होता है, वो धातु होता है। जिसके अंत में इलेक्ट्रॉनिक गैस निकालते हैं, परमाणु संख्या जो जिसके अंत में परमाणु की संख्या 4 बच जाए कक्षा में, तो वो क्या होता है, वो उपधातु होता है। बाकी जो 5, 6 और 7 बचता है अंतिम वो क्या होता है, अधातु। लेकिन कार्बन का जो उप कक्षा में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 2-4 होता है, कितना होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2-4। देखिए इसके कक्षा में 4 है, इसको उपधातु होना चाहिए था, लेकिन है क्या, अधातु। क्या है, अधातु। कार्बन धरती पर, पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर कार्बन नहीं है बाबू, पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर कार्बन नहीं है। हम लोग के शरीर में भी कार्बन है, जहां कहीं भी आपको कुछ दिखता है उसमें कार्बन है। इसलिए कार्बन एक जो है बहुत श्रृंखलन गुण रखता है, मतलब बहुत ज्यादा श्रृंखलन गुण, मतलब बोले तो यौगिक बनाने की बहुत ज्यादा क्षमता रखता है बाबू ना। ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके पास श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इसलिए धरती पर कोई ऐसा वस्तु, कोई चीज नहीं है जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो ना। वीडियो आप लोग बने रहिए, जिस तरह से फिजिक्स का प्रश्न कराएं, केमिस्ट्री का करा रहे हैं, उस तरह से बायो कराएंगे। अब आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। जो वीडियो में बनिएगा तो आप लोगों का किसी प्रकार के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है बाबू, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्या होता है बाबू, उसका सूत्र होता है NaCl। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, NaCl। NaCl जो खाने वाला बाबू नमक होता है ना, NaCl, जिसमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो घेंघा रोग नहीं हो पाएगा।
घेंगा रोग से आप लोग बचिएगा, जिससे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। घेंगा को क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग, जिससे आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है बाबू? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा गया प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग, उसी को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ग्वाइटर रोग के भी नाम से पूछा गया प्रश्न है ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न है कि ओजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है बाबू। ओजन, तो ओजन का सूत्र क्या होता है? जो ओजन परत है, जो पैराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करता है, उसका सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 3। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ओजन के एक अणु में परमाणु का संख्या कितना होता है? 3, क्योंकि उसका सूत्र ही होता है O3, है ना, O3 के रूप में रहता है, इसलिए उसका परमाणु का संख्या 3 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कार्बोक्सिल एसिड कौन है बाबू? कार्बोक्सिल एसिड समूह पूछा है। कार्बोक्सिल एसिड समूह पर्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है ना, प्रक्रियात्मक समूह भी लिखा रहता है बाबू कहीं कहीं। तो जो होता है मतलब कौन होता है? कार्बोक्सिल एसिड। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, COOH। COOH बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिल एसिड। उसी तरह से CHO क्या होता है बाबू? CHO एल्डिहाइड होता है बाबू, ये भी पूछा गया प्रश्न है। CHO एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CO क्या होता है? कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। NH3 जो ऑप्शन नंबर डी में NH3 क्या होता है बाबू? एमीन होता है। क्या होता है? एमीन, है ना। COOH कार्बोक्सिल एसिड, CHO एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड कीटोन, और NH3 क्या एमीन होता है बाबू। ये क्रियात्मक समूह है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई ना कोई बाबू पूछ लेता है। ये सारे जो है क्रियात्मक समूह मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कीटोन का एक बार हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे 2018 में बाबू, तो उस समय एल्डिहाइड पूछा था, CHO सिंगल बॉन्ड CHO पूछा था बाबू। तो ये कभी ना कभी कार्बोक्सिल एसिड, तो कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन, कभी एमीन, ये सब पूछता रहता है बाबू। यही सभी सारे को घुमा घुमा कर पूछता रहता है। तो आप लोग जो मेरा डिस्कस वाला वीडियो है जिसमें कि डिस्कस कराया हुआ केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी मेरा प्रश्न वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। वो जो उसमें काफी एक प्रश्न पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस कराए हैं, मतलब जो प्रश्न बन सके वैसे सारे प्रश्नों को हम बताए हुए, आगे पीछे का सभी प्रश्न बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है। देखिए प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है बाबू, ये सब हल्का हल्का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। 7 होते हैं बाबू, वर्ग 18 होते हैं। आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। तो आप लोग आवर्त ना पूछकर वर्ग पूछेगा तो आप लोग छोड़ के आइएगा मत, ये मत कहिएगा सर कराए नहीं हुए थे, ये सब प्रश्न कराए हुए नहीं थे बाबू। जो हम प्रश्न नहीं करा रहे हैं बता दे रहे हैं, उसका क्या चीज होता है? 18 वर्ग होता है। क्या होता है? 18 गो वर्ग होता है, 7 गो आवर्त होता है। जो वर्ग होता है ऊर्ध्वाधर होता है और जो आवर्त होता है वो क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज होता है। ये तो रहा ज्ञान के बाद, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, उसी को कहते हैं हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। तो बाबू इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जिप्सम को गर्म करने से, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग चिकित्सालय में किया जाता है बाबू। चिकित्सालय में किया जाता है प्लास्टर करने में, जो हाथ टूट जाता है उसका प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियां जो भी बनाई जाती है बाबू वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, उसी को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, है ना, हेमी हाइड्रेट। उसमें जल का जो मात्रा होता है 1/2 होता है, 1/2 H2 होता है, मतलब हाफ बोले तो अर्ध हाइड्रेट जो हाफ ना अर्ध हाइड्रेट होता है ना। इसलिए ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न में आए तो आप लोग छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा। देखिए प्रश्न है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल में क्या होता है? जो होता है CH3COOH एथेनॉल होता है, उसमें काफी होता है OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। एथेनॉल में क्रियाशील मूलक क्या है? प्रक्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड OH। क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड OH सच्ची में एथेनॉल में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि बाबू शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है बाबू, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। कितना बाबू? 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है शुद्ध सोना को। शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बन सकता है बाबू, शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनता है। उसमें आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी होता है उसको मिलाया जाता है। जो मुलायम और कठोर जो चांदी होता है उसमें चमके, चांदी इसलिए मिलाता है जो मतलब चमके,
चमके, और तांबा को इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो कठोर और मजबूत बने, है ना। तो शुद्ध सोना में ये सब चांदी और कॉपर नहीं होता है, इसलिए जो शुद्ध सोना होता है बाबू 24 कैरेट का होता है ना। 24 कैरेट सोना का मापने का शुद्धता का इकाई है कैरेट। जिस तरह से जो तेल होता है उसका मापने का क्या क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे एसएसटी में, एक मार्क क्या होता है, एक मार्क। उसी तरह से सोना का मापने का क्या होता है, कैरेट। क्या होता है, कैरेट। जिस तरह से आप लोग दूध मापते हैं तो क्या मापते हैं, क्या मापते हैं, लैक्टोमीटर से। वो दूध में क्या बताता है, दूध में कितना पानी की मात्रा है, क्या बताता है लैक्टोमीटर, क्या बताता है कि दूध में कितना पानी है ना। देखिए प्रश्न है, अब बायोलॉजी का प्रश्न है क्या बाबू, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का प्रश्न खत्म हो गया, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का ज्यादा प्रश्न नहीं है, जितना प्रश्न है 5-7 प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है बाबू, डेंगू। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होते हैं साफ जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, साफ जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल जो मतलब ठहरे हुए स्थिर पानी हो, उसमें क्या होते हैं, डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं साफ जल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा बाबू, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बाबू। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है, किसमें होता है बाबू, ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा जो होता है बाबू, अमीबा का प्रचलन उत्पाद होता है, पेरमिसिन का प्रचलन सीरिया होता है, इसके मदद से बाबू भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा जो होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, ये भी बायोलॉजी का पूछा गया प्रश्न है कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, वो कराए हुए प्रश्न है। आप लोग जाके देखिएगा क्लास 10th का फर्स्ट लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट प्रश्न, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उस तरह से आप लोग सर्च कीजिएगा। तो प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैला है बाबू, तो मानव में जो डायलिसिस थैला होता है वो नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। जो मानव में डायलिसिस थैला का काम करता है वो कौन काम करता है, नेफ्रॉन काम करता है, नेफ्रॉन काम करता है। देखिए प्रश्न है कि मछली के हृदयों में कोष्ठकों की संख्या है बाबू, जो मछली होते हैं उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मछली में 2 कोष्ठक पाया जाता है, मछली में 2 कोष्ठक पाए जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2। मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं बाबू, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, एक अलिंद और एक निलय मछली में होता है। उसी तरह से वो मनुष्य में कितने होते हैं, 4 चेंबर, उसी को चेंबर बोलते हैं, उसी को कोष्ठक बोलते हैं। कितने होते हैं, मनुष्य में 4 होता है, 2 गो निलय होता है और 2 गो अलिंद होता है ना, 2 गो निलय 2 गो अलिंद। हम लोग में 4 कोष्ठक होते हैं, मछली में 2 कोष्ठक होते हैं बाबू। पूछा गया प्रश्न है मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं, मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम उसी तरह से जो 1000 प्रश्न है आप लोग कर लीजिएगा, तो उससे कुछ बाहर नहीं आएगा, इसी तरह का प्रश्न बाबू रहेगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, कोई भी मतलब फालतू प्रश्न नहीं रहेगा, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय रह गया है कि मनुष्य के रक्त में, मनुष्य में रक्त की कमी से होने वाला रोग बाबू, मनुष्य में रक्त की कमी से क्या होता है, तो मनुष्य के रक्त में कमी से एनीमिया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। मनुष्य में रक्त की कमी से एनीमिया होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है बाबू, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, और विटामिन के कमी से आप लोगों को जो ब्लड होता है वो थाका नहीं बन पाता है ना। ये सारा हम सारा कराए हुए बाबू, इसलिए यहाँ पर हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, केवल प्रश्न टू प्रश्न बात कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, जो टॉपर सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छे लगा होगा, और इसी तरह को वीडियो पाने के लिए माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माँ क्लासेस चैनल पर बने रहिए अपने एग्जाम तक। धन्यवाद।